change of alignment in horizontal direction, that will be called as horizontal alignment. And if there is a change of direction in vertical direction or change of alignment in vertical direction, that will be called as vertical alignment. अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज कंसिस्ट ऑफ या कंपोज्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल या स्ट्रेट सेक्शंस एंड हॉरिजॉन्टल कर्व. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट सेक्शंस एंड हॉरिजॉन्टल कर्व्स. जो स्ट्रेट सेक्शंस होते हैं या स्ट्रेट रोड्स होते हैं वो भी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आते हैं, और जो सर्कुलर कर्व्स होते हैं दैट आल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. So in horizontal alignment, we study various terminologies just like the circular curves, the transition curves, super elevation, etc. ये सारी चीज़ें, setback distance हो गया, extra widening हो गई, ये सारी चीज़ें हम इसमें horizontal alignment में study करेंगे. So what is actually there is a little bit introduction about horizontal alignment, that it is the most important feature of the highway design, etc. It's proper design can result in high performance regarding speed, efficiency and comfort. अगर proper horizontal alignment की design करेंगे तो that will increase the efficiency of a particular roadway. Proper horizontal alignment means proper design of the circular curve, proper design of the also the super elevation, proper design of setback distance, extra widening, etc. ये सारी चीज़ें इसमें horizontal alignment में जो भी सारी चीज़ें आती हैं उसके बारे में बोल रहा है कि अगर उन सब की प्रॉपर डिज़ाइन होगी दैट विल increase the efficiency of that particular roadway. In addition, it may result in the saving of economy and increase the highway capacity. Okay, the design of horizontal alignment requires the understanding of design speed and horizontal curves. जैसे मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की डिज़ाइन में सारी चीज़ें वो इंक्लूड होती हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्स, डिज़ाइन स्पीड जो हम पहले ही पढ़ के आए हैं, उसके बाद सेटबैक डिस्टेंस etc. Horizontal alignment includes of road comprises a series of straight lines that are called as tangents. जो भी स्ट्रेट सेक्शन ऑफ रोड होते हैं उनको हम टेंजेंट्स बोलते हैं, और ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करता हूँ टेंजेंट क्या है. और कल भी मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी जिसमें टेंजेंट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था. द लाइन विच actually touches the exterior of a circle that will be called as tangent. With the proven of curves to change the direction. It also includes the design of super elevation, extra widening, setback distance, transition curve, etc. जिसमें आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की डिज़ाइन में सुपर एलिवेशन की डिज़ाइन हो सकती है, होती है एक्स्ट्रा वाइडनिंग की, सेटबैक डिस्टेंस की और ट्रांजिशन कर्व की, क्योंकि ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सारे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आती हैं. व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, चेंज ऑफ अलाइनमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. Okay, the horizontal alignment is composed of the tangents, those are called as straight sections, curves and transition curves. Transitions actually. So transitions के अलावा super elevation etc. These are also the parameters for horizontal alignment. बाकी super elevation हो गया या transition हो गया, that will inshallah we will study in next lecture or next slides. So what is actually tangent? Tangent के बारे में जैसे मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी उसमें इंट्रोडक्शन था टेंजेंट के बारे में कि टेंजेंट इज अ लाइन विच एक्चुअली टचेज द सर्किल एट अ वन पॉइंट. ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसे हम कहते हैं टेंजेंट. जो सर्किल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करे उसे कहते हैं टेंजेंट. सो जब हम सर्किल बना रहे होते हैं, आपने ये फिगर तो आपने पढ़ी होगी किसी भी सर्विंग 2 में पढ़ा होगा. ये फिगर मैं जो बना रहा हूँ अभी इसमें ये था कि दिस वाज टेंजेंट 1, दिस वाज टेंजेंट 2 एंड हेयर वी वर कंपोजिंग अ कर्व. यहाँ पर एक कर्व बना रहे थे, फिर यहाँ पर रेडियस आ रहा था, यहाँ पर रेडियस आ रहा था. इसको हम कह रहे थे पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कर्व, इसको हम कह रहे थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसको हम कहते थे पॉइंट ऑफ टेंजेंट. थोड़ा अपनी मेमोरी को रिकॉल करें. इसको हम कहते थे पीसी या पीवीसी, इसको हम पीआई, और इसको हम कहते थे पॉइंट ऑफ टेंजेंट. ठीक है, ये आपका कर्व हो जाता था जिसमें ये दैट टोटल लेंथ विल बी कॉल्ड एज लेंथ ऑफ कर्व, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस था दैट वाज कॉल्ड एज टेंजेंट लेंथ. ये सारा टेंजेंट लेंथ हो जाता था बिकॉज दिस इज होल टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज टेंजेंट. व्हेन टू स्ट्रेट सेक्शंस आर टू स्ट्रेट roads are straight tangents meet, they will form a circular curve. यहाँ पर भी एक टेंजेंट है, यहाँ पर भी एक टेंजेंट है, ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे that will form this type of circular curve. ये सर्कुलर कर्व फॉर्म कर रहे थे जहाँ से हमें एक सेमी सर्कुलर कर्व के शेप में हम फिर हॉरिजॉन्टल कर्व बना रहे थे. खैर ये नेक्स्ट स्लाइड में है, इसका पूरा फिगर एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि टेंजेंट इज
a line which intersect at the one point on the particular circle. So tangents may be defined as the straight lines obtained by joining two successive points of intersection on a two transverse lines. टू सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स एक ये और एक ये, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे को से जो भी चीज़ें फॉर्म हों उसको हम टेंजेंट बोलेंगे, और यहाँ से सर्कल भी बना सकते हैं इजीली. नेट लेंथ ऑफ टेंजेंट इन बिटवीन टू कर्व्स इज ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग टेंजेंट टू द कर्व. खैर ये चीज़ मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व पढ़ाऊंगा कि कैसे हम नेट लेंथ ऑफ टेंजेंट हम बनाते हैं. फिलहाल सिंपल चलते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की तरफ कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में कर्व के कितने टाइप्स होते हैं. हाईवे कर्व्स आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स, जो आप पहले पढ़ चुके हो सर्विंग 2 में कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व्स. वन इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कर्व्स, अदर आर कॉल्ड एज वर्टिकल कर्व्स. हॉरिजॉन्टल कर्व के दो टाइप होते हैं. आपने हो सकता है ये ट्रांजिशन कर्व के बारे में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कर्व के दो टाइप होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द सर्कुलर कर्व एंड द ट्रांजिशन कर्व. जिसमें मैंने आपको ट्रांजिशन कर्व के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पहले भी दिया था कि ट्रांजिशन कर्व्स आर दोज कर्व्स which are provided in between the straight section and the horizontal curve or circular curve. सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट सेक्शन को मिलाने के लिए हमें ट्रांजिशन कर्व दिया जाता है ताकि व्हीकल की स्मूथ एंट्री हो सके सर्कुलर कर्व में. सो फर्दर द सर्कुलर कर्व आर डिवाइडेड इनटू सिंपल कर्व, रिवर्स कर्व, कंपाउंड कर्व. ये भी आप पढ़ चुके हो सर्विंग 2 में. बट देयर आर द टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स आर द स्पाइरल कर्व, लेमनस्केट कर्व एंड क्यूबिक पैराबोला कर्व. पैराबोला टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व. ये हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो ट्रांजिशन कर्व के बारे में. तो ट्रांजिशन कर्व का एक पूरा लेक्चर है हमारे पास. डिज़ाइन ऑफ ट्रांजिशन कर्व है, या कुछ बहुत सारी पॉइंट्स हैं ट्रांजिशन कर्व से रिलेटेड. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो कवर करेंगे. ओके, सो देन देयर आर वर्टिकल कर्व्स. वर्टिकल कर्व के दो टाइप्स हैं, सुमित कर्व एंड वेली कर्व. ये भी आप इजीली पढ़ के आए हो, आपको पता है सुमित कर्व और वेली कर्व. द टाइप ऑफ कर्व whose convexity is upward, that is called as Sumit curve, and the type of curve whose convexity is downward, that is called as the Valley curve. फिर ये भी हमारे पास लेक्चर है वेली कर्व का, वर्टिकल कर्व का एक पूरा लेक्चर है हमारे पास. सो एक्चुअली इस स्लाइड में मेमोराइज करने की दो तीन चीज़ें हैं. हॉरिजॉन्टल कर्व की कितने टाइप्स हैं, वर्टिकल कर्व की कितने टाइप्स हैं, सर्कुलर कर्व की कौन कौन से टाइप्स हैं, और ट्रांजिशन कर्व की कौन से टाइप्स हैं. सिंपल. सो हॉरिजॉन्टल कर्व्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है यहाँ पर फॉर यू कि हॉरिजॉन्टल कर्व्स आर प्रोवाइडेड इन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट अलाइनमेंट ऑफ हाईवे इन ऑर्डर टू चेंज द डायरेक्शन. दो पॉइंट जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होती हैं, दो स्ट्रेट रोड्स जहाँ पर भी इंटरसेक्ट हों, उन दोनों को अगर मिलाने के लिए कोई भी कर्व दें तो दैट विल बी कॉल्ड एज द सर्कुलर कर्व्स दैट आर प्रोवाइडेड फॉर द चेंज ऑफ डायरेक्शन. अगर स्ट्रेट रोड है कहीं पर भी आपको फिर लेफ्ट साइड पे मूव करना है या राइट साइड पे मूव करना है तो वहाँ पर एक कर्व दिया जाता है. नो डजंट मैटर कि वो कितना भी छोटा कर्व है कितना भी बड़ा कर्व है, लेकिन कर्व हर जगह पर प्रोवाइड किया जाता है, छोटा कर्व हो या बड़ा कर्व हो, डजंट मैटर. सो when there is a change of direction we always provide the horizontal curves, but it is not only the point कि भाई जहाँ पर हमें डायरेक्शन चेंज करनी हो हमें वहाँ पर हम horizontal curve प्रोवाइड करते हैं. there are so many other reasons of providing the horizontal curve. वो कौन कौन से रीजंस हैं? these are all the reasons of providing the horizontal curve. first is topography of the terrain. अगर topography of the terrain चेंज है कहीं पर भी तो हम horizontal curve प्रोवाइड करते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल ये आपका रोड जा रहा है, स्ट्रेट रोड जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हिली एरिया आ गया कोई भी, तो आप लोग क्या करते हो कि डिज़ाइनर्स क्या करते हैं कि इस हिली एरिया को ओवरकम करने के लिए यहाँ से अगर साइड से कहीं पर स्ट्रेट रोड बना हुआ है, टोपोग्राफी सेम है, तो फिर यहाँ से साइड से कर्व बनाकर और उसको फर्दर स्ट्रेट सेक्शन को कैरी आउट करते हैं इस टोपोग्राफी को ओवरकम करने के लिए. इफ देयर इज अ चेंज इन द टोपोग्राफी एट सर्टेन पॉइंट तो वी प्रोवाइड द सर्कुलर कर्व एंड मूव फर्दर विद द स्ट्रेट सेक्शंस. तो कहीं पर भी टोपोग्राफी चेंज हो तो वहाँ पर हम स्ट्रेट सेक्शन सर्कुलर कर्व देके और फर्दर मूव कर सकते हैं. रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द प्रॉपर्टी, ये भी सेम चक्कर है कि भाई आपका रोड आ रहा है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी बिल्डिंग बनी हुई है, कोई भी मॉन्यूमेंट है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी ऐसी बिल्डिंग है जिसको हम तोड़ फोड़ नहीं सकते, गवर्नमेंट बिल्डिंग है वगैरह वगैरह, तो उस स्ट्रेट रोड को फिर हमें उस बिल्डिंग से क्रॉस करना पड़ता है. फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर सर्कुलर कर्व दे के और इसको अवॉइड करके और फिर दोबारा स्ट्रेट सेक्शन बना देते हैं. तो हेयर वी आल्सो प्रोवाइड दी सर्कुलर कर्व. इस रोड को, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को इंटरसेप्ट किए बिना हम यहाँ पर सर्कुलर कर्व बनाकर और रोड को कंटिन्यू करते हैं.
that are the restrictions imposed by any type of property. Providing access to a certain locality, मसलन आपका रोड यहाँ पर है और ये लोकेलिटी यहाँ पर है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हो कि अगर या तो स्ट्रेट रोड यहाँ पर 90 डिग्री पर रोड आप उनको प्रोवाइड कर देते हो, या तो ऐसा करते हो कि यहाँ से ऐसा सर्कुलर कर्व बनाते हो जो इनको कनेक्ट करके फिर दोबारा सर्कुलर कर्व आ जाए और फिर स्ट्रेट सेक्शन स्टार्ट हो जाए। इस सिचुएशन में भी हम फिर किसी भी प्रॉपर्टी द लोकेलिटी को या किसी भी एरिया को कनेक्ट करना हो उस पर्टिकुलर रोड से, तो फिर हम इस टाइप ऑफ कर्व बना देते हैं और फर्दर रोडवे को स्टार्ट कर देते हैं। So for this situation, providing access to the locality, we also provide the circular curves. Next is restrictions by some unavoidable reasons of land. सेम सिचुएशन है, जैसे ये प्रॉपर्टी वाली एग्जांपल मैंने आपको दी है, वही सेम एग्जांपल है कि कोई भी अपनी लैंड बेचना नहीं चाह रहा है या कोई भी किसी भी रीज़न की वजह से है, तो फिर हम उस लैंड को पास करके सर्कुलर कर्व बना देते हैं। रिस्ट्रिक्शन नेक्स्ट इज restrictions by certain religious monumental और some other restrictions। ये भी सेम चीज़ है जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया है, प्रॉपर्टी वाली एग्जांपल है, उसी सेम तरीके से अगर कोई भी मोन्यूमेंटल बिल्डिंग है, रिलीजियस बिल्डिंग है, तो उसको हम गिरा नहीं सकते, फिर हम वहाँ पर सर्कुलर कर दे के फिर पास कर देते हैं। मेकिंग यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग राइट ऑफ वे, ये एग्जिस्टिंग राइट ऑफ वे का मेकिंग यूज़ कैसे करते हैं, मसलन आपका रोड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन है आपके रोड की, ये स्ट्रेट सेक्शन आपका आ रहा है, और एक और रोड है जिसका जो राइट ऑफ वे है वो यहाँ पर है, वो ऑलरेडी रोड कंस्ट्रक्ट किए हुआ है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों रोड्स को मिलाना है, इसकी राइट ऑफ वे को यूज़ करना है, ये जो एग्जिस्टिंग रोड है इसकी राइट ऑफ वे को यूज़ करना है। फिर आप क्या करते हो, इन दोनों रोड्स को विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर कर्व, जो आपका ओरिजिनल रोड है और जो एग्जिस्टिंग रोड है, इन दोनों को आप मिला देते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कुलर कर्व। फिर क्या हो जाता है, यू आर इजीली यूजिंग द एग्जिस्टिंग राइट ऑफ वे, ये जो एग्जिस्टिंग रोड का राइट ऑफ वे है इसको फिर आप यूज़ करते हो। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको एक और अलग से रोड कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, स्ट्रेट सेक्शन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों को मिला देते हो, दैट यू आर सेविंग द इकोनॉमी, यू आर सेविंग द एफर्ट्स, लॉट ऑफ एफर्ट्स बाय जस्ट ओनली कंस्ट्रक्टिंग अ सर्कुलर कर्व। तो सर्कुलर कर्व यहाँ पर भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं व्हेन देयर इज यू आर यूजिंग आर मेकिंग द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग राइट ऑफ वे। देन देयर इज मिनिमाइजिंग द अर्थवर्क क्वांटिटी, ये भी आप प्रॉपर्टी वाले एग्जांपल से समझ सकते हो। ये जो प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल है, इस प्रॉपर्टी की जगह पे सिंपली आपने, अच्छा प्रॉपर्टी वाली जगह पे नहीं, टोपोग्राफी ऑफ टेरेन वाले एग्जांपल से आप समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई हिली एरिया आ जाता है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर देखें अर्थवर्क की क्वांटिटी यहाँ इसको कट करना पड़ रहा है, ठीक है। इसको कट करने के बजाय कटिंग में हमारे पास बहुत सारा पैसा वेस्ट होगा या इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, तो उससे बेहतर है यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। एक कटिंग की एग्जांपल हो गई। एक और एग्जांपल हो सकता है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर कोई खड्डा है या कोई ट्रेंच है, कोई भी है, यहाँ पर कोई मसला है, तो वहाँ पर जो अर्थवर्क की फिलिंग की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम साइड से सर्कुलर कर्व बना के उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वहाँ से पास कर सकते हैं। कहीं कहीं पर ऐसे होते हैं ना, ट्रेंचेस वगैरह होते हैं, तालाब बने होते हैं, तो उन पे हमें अर्थवर्क की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो फिर वहाँ से सिंपली हम हॉरिजॉन्टल कर्व बनाकर उस एरिया को हम पास कर सकते हैं। सो फॉर मिनिमाइजिंग अर्थवर्क क्वांटिटी वी आल्सो यूज़ द सर्कुलर कर्व्स। देन देयर इज प्रिवेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज, सेम चीज़ हो गया आपका रिलीजियस बिल्डिंग वाले टाइप की तरह, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी विद द टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द टेरेन, टोपोग्राफ, ये आपका एग्जांपल सेम हो गया आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है, दिस एग्जांपल मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी विद द टोपोग्राफी। देखिए स्ट्रेट रोड आपका आ रहा है और सेम लेवल पे आ रहा है, लेवल टेरेन पे आ रहा है, तो आप क्या करते हो कि वहाँ पर अगर टेरेन चेंज हो रहा है, टोपोग्राफी चेंज हो रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी आपके रोड की मेंटेन नहीं हो रही, तो कंसिस्टेंसी आप लेवल टेरेन को मेंटेन करने के लिए आप वहाँ से सर्कुलर कर्व देके और उसको अपनी टेरेन को कांस्टेंट कर सकते हो। ये एग्जांपल इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट एग्जांपल, मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी विद द टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द टेरेन, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स ड्यू टू व्हिच वी प्रोवाइड द हॉरिजॉन्टल कर्व्स। नेसेसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व्स इज ड्यू टू दीज ऑल पैरामीटर्स और दीज ऑल सिचुएशंस। यहाँ पर फिगर में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। ये आपका टोपोग्राफी वाला एग्जांपल हो गया ये आपका प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल हो गया, प्रॉपर्टी वाला या
आपके जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं वो उसका एग्जांपल हो गया। यहाँ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, रिलीजियस बिल्डिंग है, ईटीसी ये सारी चीज़ें उसमें। देखिए ना, ये आपका रोड आ रहा है, ये सारा आपका रोड आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आ रही है, ये बीच में प्रॉपर्टी आ गई, तो आप क्या करोगे, इस प्रॉपर्टी को टच किए बिना आपने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व बना दिया, रोड को कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। दिस एग्जांपल इज ऑफ दैट। ये है व्हेन यू हैव टू प्रोवाइड एक्सेस टू एनी लोकेलिटी, व्हेन यू हैव टू प्रोवाइड एक्सेस टू एनी लोकेलिटी। आपका रोड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, लेकिन आपको क्या करना है कि इस पर्टिकुलर टाउन को एक्सेस प्रोवाइड करना है, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर सर्कुलर कर्व बना देते हैं, ठीक है। This is wildlife reservations when you have to bypass, you do not want to disturb the wildlife reservations, then you are going to design a circular curve, or you are going to put a circular curve or construct a circular curve over there, ठीक है। ये अच्छा, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका राइट ऑफ वे वाला एग्जांपल हो गया, राइट ऑफ वे व्हेन यू आर मेकिंग द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग राइट ऑफ वे, ठीक है। यहाँ पर ये एग्जिस्टिंग रोड हो गया, आपका रोड ये था, ये आपका रोड आ रहा था, और ये आपका एग्जिस्टिंग रोड है, तो क्या करते हो आप, इन दोनों को मिलाने के लिए आपने यहाँ पर सर्कुलर कर्व दे दिया, ठीक। और ये आप व्हेन यू आर मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ टेरेन आर्ट, कंसिस्टेंसी ऑफ टोपोग्राफी, जहाँ पर आप कंसिस्टेंसी ऑफ टोपोग्राफी मेंटेन होती है, तो वहाँ पर फिर आप इस तरीके से आप सर्कुलर कर्व्स बना सकते हो। यहाँ पर कंसिस्टेंसी मैच हो रही है, यहाँ पर रोडवे स्मूथ चल रहा है, यहाँ पर रोडवे स्मूथ चल रहा है, तो ये आप टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट कंसिस्टेंसी व्हेन यू आर मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ एनी टोपोग्राफी, ठीक है। दीज आर डिफरेंट एग्जांपल, द पिक्टोरियल एग्जांपल्स ऑफ प्रीवियस स्लाइड। सर्कुलर कर्व के हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्कुलर कर्व्स आर देयर, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि भाई देयर आर 3 टाइप्स, मेजर 3 टाइप्स ऑफ सर्कुलर कर्व। एक और टाइप है जिसे हम स्पाइरल कर्व भी बोलते हैं, लेकिन मेजर टाइप्स ऑफ सर्कुलर कर्व आर 3, जिसमें आपका स्पाइरल कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व हो गया, देन द रिवर्स सर्कुलर कर्व एंड कंपाउंड सर्कुलर कर्व। खैर ये आपको पता है, फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं। सिंपल सर्कुलर कर्व इज द it consists of is a curve which consists of single arc containing two straight lines। अगर two straight lines हैं, वहाँ से सर्कल को हम कंबाइन करते हैं with the same type of radius, that will be called as simple circular curve। यहाँ पर this radius and this radius will be equal, so this will be called as simple circular curve। ज़्यादा है इसको सर्विंग 2 में आप इसको रिवाइज कर लेना पहले। reverse circular curves are those circular curve which consist of two or more arc of one different circles turning in opposite direction that join at the common tangent point। दो सर्कुलर कर्व्स हैं, कोई भी अगर वो एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, दैट टाइप ऑफ कर्व्स विल बी कॉल्ड एज रिवर्स कर्व्स। जैसे ये रिवर्स कर्व हो गया, जिसका दिस विल बी एन अदर आर, ये इसका अलग आर हो जाएगा, दिस विल बी R1, या दिस विल बी R1 एंड दिस आल्सो बी R2 एंड R2। ये लाजमी नहीं है कि R1 एंड R2 इक्वल ना हो, किसी किसी रिवर्स कर्व में R1 एंड R2 कैन बी इक्वल। ये जहाँ पर रिवर्स कर्व बना हुआ है ना, यहाँ पर ये रिवर्स कर्व बना हुआ है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ पर देखें, इस सिचुएशन में R1 एंड R2 आर नॉट इक्वल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रिवर्स कर्व में, कि R1 एंड R2 इक्वल हो। रिवर्स कर्व को हम हमेशा एस कर्व भी बोलते हैं। कभी कभी वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज एस कर्व, व्हाट इज एस कर्व। सो किसी स्टूडेंट को पता नहीं होता कि व्हाट इज एस कर्व, और वो समझ रहे होते हैं कि पता नहीं ये एस कर्व किसी और टाइप ऑफ कर्व है, लेकिन एस कर्व इज आल्सो रिवर्स कर्व। खैर, कंपाउंड सर्कुलर कर्व की तरफ आते हैं। कंपाउंड सर्कुलर कर्व इज curve which is consist of series of simple circular curves of one or different radii that turns in the same direction and meet at common tangent points। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल है कंपाउंड कर्व which is composed of many circular curves, different circular curve but in same direction, that will be called as compound circular curve। बाकी बचा आपका ये स्पाइरल कर्व। स्पाइरल कर्व इज द कर्व ऑफ वेरिंग रेडियाई, वो कर्व जिसका रेडियस वेरी करता हो, दैट कर्व विल बी कॉल्ड एज द स्पाइरल कर्व। फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर कर्व है, तो इसका जो रेडियस है वो अलग हो, यहाँ पर जो पॉइंट है उसका रेडियस अलग हो, यहाँ पर पॉइंट अलग हो, रेडियस उसका अलग हो, इसका रेडियस अलग हो, तो इसको हम कहेंगे स्पाइरल सर्कुलर कर्व। ये R1 हो जाए, ये R2 हो जाए,
ये R3 हो जाए, ये R4 हो जाए, तो द कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस विल बी कॉल्ड एज द स्पाइरल कर्व। सो स्पाइरल कर्व के भी दूसरे टाइप्स होते हैं, क्यूबिक पैराबोला, etc लेमन स्केल्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स। खैर ये इसको आप सर्विंग 2 के आपके जो भी नोट्स हैं उसमें आप इसको रिवाइज कर लेना कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्कुलर कर्व्स, रिवाइज कर्व्स एंड द कंपाउंड सर्कुलर कर्व्स। सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कर्व की टाइप, और दीज आर दी pictorial view of type of different curves: the simple curve, the compound curve, the reverse curve, and this is the spiral curve. तो जब हम कोई भी हाईवे बनाते हैं या किसी हाईवे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका प्रोफाइल ऐसे होता है। आपके पास जो लेआउट होता है वो ऐसे गिवन होता है। हर लेआउट में आपको टेंजेंट स्टेशंस आपको गिवन होती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको गिवन होता है, डिफ्लेक्शन एंगल, डिग्री ऑफ कर्व आपको गिवन होता है, लेंथ ऑफ स्पाइरल गिवन होता है, लेंथ ऑफ कर्व गिवन होता है, एंगल ऑफ स्पाइरल गिवन होता है, और रेडियस ऑफ कर्व आपको गिवन होता है, टेंजेंट ऑफ स्पाइरल गिवन होता है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये जब भी आप हॉरिजॉन्टल कर्व कहीं पर भी बनाते हो तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें गिवन होती हैं आपको, सारी इन्फॉर्मेशन। सो यू देन यू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग दी हॉरिजॉन्टल कर्व। लेकिन हॉरिजॉन्टल कर्व को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दी ट्रांजिशन कर्व्स, जैसे ये रेड लाइन शो है ना। सो यू कंस्ट्रक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रांजिशन कर्व्स ऑन द बोथ साइड्स, देन कंस्ट्रक्ट द मिडिल पोर्शन ऑफ द सर्कुलर कर्व। ये जो सर्कुलर कर्व का मिडिल पोर्शन है इसका लेआउट करोगे आप। उसके बाद यू ले आउट दी फाइनल पोर्शन ऑफ द सर्कुलर कर्व। जो फाइनल पोर्शन है इसको हम सर्कुलर कर्व की फाइनल पोर्शन, एंड दिस इज actually the type of spiral curve. This is not a simple circular curve, this is not a reverse circular curve, this is not a compound circular curve, this is the type of the spiral circular curve which is consist of varying radius. यहाँ पर रेडियस अलग है, यहाँ पर रेडियस अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग। so this is the type of spiral circular curve. so यहाँ पर देखें ना, लेंथ ऑफ स्पाइरल भी गिवन है आपको, एंगल ऑफ स्पाइरल भी गिवन है, इसलिए दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड एज स्पाइरल कर्व। लेकिन जो भी टाइप ऑफ कर्व हो उसमें हम सबसे पहले ट्रांजिशन बनाते हैं और उसके बाद मिडिल पोर्शन ऑफ सर्कुलर कर्व कंस्ट्रक्ट करते हैं। Okay, little bit about the design of a horizontal alignment. So while designing a horizontal alignment or a horizontal curve, we determine different types of parameters, which include the radius of the curve, the length of the curve, the deflection angle, the and different types of point of commencement of curve, point of intersection, reduced level of point of intersection. These are different parameters। वो सारी चीज़ें जो horizontal alignment करते हैं तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दिस इज लिटिल बिट अबाउट द हॉरिजॉन्टल कर्व डिज़ाइन, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। हॉरिजॉन्टल कर्व में इसको छोड़ें, एक मैं आपको एक फिगर दूसरा, ये फिगर जैसे मैंने आपको पहले भी जो बताया कि ऐसा फिगर आप लोगों ने लाजमी पढ़ा होगा सर्विंग 2 में। दिस इज द फिगर ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व, जिसमें सारे जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसके सारों की नोटेशंस हैं। दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कर्व या पॉइंट ऑफ start of curve. Then this point will be called as point of intersection of, and this will be called as point of tangent. This particular angle will be called as tangent angle, sorry, the deflection angle delta. This particular distance will be called as external distance. इस फिगर को दोबारा आप लोगों ने रिवाइज करना है, और ये फिगर पर्टिकुलर फिगर बनाना भी है। ये होमवर्क आपको हो जाएगा, होमवर्क में आपको दे रहा हूँ। दिस इज होमवर्क फॉर यू। ड्रा this figure and notate these all parameters। सारे पैरामीटर्स आपको नोट करने हैं और इन सब के फार्मूलाज भी आपको लिखने हैं। ये दिस इज होमवर्क फॉर यू। जैसे फार्मूला शीट है उसमें ही आप ये चीज़ें इंसर्ट कर दो तभी ठीक है। अच्छा, दिस पर्टिकुलर लेंथ विल बी कॉल्ड एज टेंजेंट लेंथ। ठीक है, दिस विल कर्व, इस कर्व का जो लेंथ होगा दिस विल बी कॉल्ड एज लेंथ ऑफ कर्व। ये रेडियस ऑफ कर्व हो गया आपका। तो ये सारी नोटेशन है। खैर बोर्ड होता तो बोर्ड पे मैं आपको ड्रा करके और ये सारी चीज़ें वन बाय वन आपको समझाता, लेकिन ये चीज़ें आप पहले ही सर्विंग 2 में पढ़ के आओ, और ये सारे फार्मूलाज भी आप ऑलरेडी पढ़ के आओ। डिग्री ऑफ कर्व का फार्मूला 5729.6 अपन आर, लेंथ ऑफ आर डेल्टा बाय 57.3 या एक और भी इसका फार्मूला है। टेंजेंट लेंथ टी इक्वल आर टेन डेल्टा बाय 2, एक्सटर्नल डिस्टेंस का फार्मूला etc। ये सारे फार्मूलाज आप पहले ही पढ़ के आओ।
ये सारे नोटेशंस जो भी हैं इनके मीनिंग जो भी हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। डेल्टा मीन्स डिफ्लेक्शन एंगल, पी सी पॉइंट ऑफ कर्व, टी इज डिग्री ऑफ कर्व, पी टी इज पॉइंट ऑफ टेंजेंट, एल इज द लेंथ कर्व लेंथ, आर लेंथ ऑफ कर्व, पी आई इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आर इज द रेडियस ऑफ कर्व, टी इज द टेंजेंट लेंथ, ई इज द एक्सटर्नल डिस्टेंस। जिन लोगों को ये नोटेशन हम भूल गए हैं तो वो दोबारा इसको रिवाइज कर लें और एक बार आप अपने सर्विंग 2 के नोट्स लाजमी निकाल कर ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वाला चैप्टर लाजमी पढ़ें। ठीक है, लेंथ का जो फार्मूला है वो कैन बी दिस फार्मूला 2 पाई आर डेल्टा बाई 360, ये आपने पढ़ा होगा। और टेंजेंट लेंथ का फार्मूला आर टेन डेल्टा बाई 2। ये सारे जो फार्मूलाज हैं ये सारे फार्मूलाज आपको अपने जो फार्मूला शीट है उसमें लाजमी लिखना है, सारे फार्मूला शीट्स। होमवर्क में आप एक फिगर बनाओगे, दूसरा ये सारे फार्मूलाज उसमें पुट करोगे, ये आपका होमवर्क है। और एक पेज पे होना चाहिए, फार्मूलाज प्लस द फिगर शुड बी ऑन सिंगल पेज। This is the degree of curve, this is the length of curve, this is the tangent length, this is the external distance. This particular distance will be called as external distance. यहाँ पर फार्मूलाज गिवन है दूसरे भी, टी टेंजेंट लेंथ का गिवन है, लेंथ ऑफ कर्व का गिवन है। लेंथ ऑफ कर्व का एक और फार्मूला अगर आपने पढ़ा होगा 100 डेल्टा बाय डिग्री, व्हेन यू हैव टू इनकॉर्पोरेट द डिफ्लेक्शन एंगल एंड द डिग्री ऑफ कर्व व्हाइल कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ कर्व, यू यूज दिस फार्मूला 100 डेल्टा ओवर डिग्री ऑफ कर्व। ये भी आपके पास फार्मूला है। और डिग्री ऑफ कर्व को फाइंड करने के लिए आपके पास ये फार्मूला था 18,000 अपॉन पाई आर। ये भी फार्मूला आपको लाजमी के लाजमी अपने फार्मूला शीट में लिखना है। ओके, एक्सटर्नल डिस्टेंस का, दिस इज द फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिस्टेंस एंड दिस इज द फार्मूला फॉर द एम व्हिच इज द एक्चुअली सेटबैक डिस्टेंस कह सकते हो इसको, एम डिस्टेंस। This is the m distance, this is the external distance, this particular point will be called as the external distance and this distance will be called as the m distance। दोनों के लिए फार्मूला है, एक्सटर्नल डिस्टेंस के लिए ये फार्मूला है एंड m के लिए ये फार्मूला है, m is equal to r 1 minus cos delta by 2। ओके, इसके लिए एक रिलेटेड एग्जांपल है जो आपने सर्विंग 2 में भी पढ़ा होगा, लाजमी पढ़ा होगा कि when there is any parameter given to you and you will find रेस्ट ऑफ ऑल पैरामीटर्स। आपको कोई भी एक पैरामीटर गिवन हो या 2-3 पैरामीटर गिवन हो और आपको फिर बाकी सारे पैरामीटर्स फाइंड करने होते हैं। सो यहाँ पर गिवन है कि डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ अ 4 डिग्री कर्व इज 55 डिग्रीज एंड 25 फीट। आपको पास डिफ्लेक्शन एंगल गिवन है दैट इज 55 डिग्रीज एंड 25 फीट एंड डिग्री ऑफ कर्व आपको गिवन है दिस 4 डिग्रीज। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट स्टेशन इज, ये पॉइंट ऑफ स्टेशन की आपको वैल्यू है। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व, हमें एल फाइंड करना है। देन वी हैव टू फाइंड द टी, द टेंजेंट लेंथ एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ टेंजेंट। वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंट, स्टेशन एट पॉइंट ऑफ टेंजेंट। तो ये 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है, लेकिन ये 3 चीज़ों को फाइंड करने के लिए हमें इनडायरेक्टली कुछ और वैल्यूज़ भी हमें फाइंड करने पड़ेंगे। मसलन हमें इन सारी चीज़ों में रेडियस ऑफ कर्व तो हमें लाजमी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्व। रेडियस ऑफ कर्व कैलकुलेट करने के लिए हमें डिफ्लेक्शन एंगल हमें गिवन है और जो डिग्री ऑफ कर्व हमें गिवन है और डिफ्लेक्शन एंगल हमें गिवन है। तो हम वो फार्मूला यूज करेंगे रेडियस ऑफ कर्व कैलकुलेट करने का जिसमें डिफ्लेक्शन एंगल और डिग्री ऑफ कर्व था। सो दैट इज द डिग्री ऑफ कर्व इज इक्वल दी 5729.8 अपॉन आर, ये जिसमें डिग्री ऑफ कर्व आ गया। ठीक है ना, यहाँ से हम आर की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आर विल बी इक्वल टू 5729.58 डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ कर्व। डिग्री ऑफ कर्व की वैल्यू 4 है, तो यू हैव दी वैल्यू ऑफ आर इजीली। आपके पास आर की वैल्यू आ गई, आपके पास डिफ्लेक्शन एंगल है और आपके पास डिग्री ऑफ कर्व है। नाउ यू कैन इजीली फाइंड दी लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व के लिए फार्मूला क्या था, 2 पाई आर डेल्टा बाय 360। ये वैल्यू आर की आप प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट कर चुके हैं। सो इस फार्मूला में सिंपली आप वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई आर डेल्टा बाय 360 में डेल्टा भी आपको गिवन है, आर भी आपको गिवन है। सो यू विल पुट दैट वैल्यू, you will have the of length of curve easily। ये length of curve क्या फार्मूला आपका, फार्मूले से आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द टेंजेंट लेंथ। आपके पास वैल्यू ऑफ आर आ गया, वैल्यू ऑफ एल आ गया। नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट लेंथ बाय यूजिंग द रेडियस ऑफ कर्व। टी इज इक्वल आर डेल्टा बाय 2, डेल्टा की वैल्यू भी है आपके पास और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू भी है। यू विल पुट दोज वैल्यूज इन दिस पर्टिकुलर फार्मूला एंड यू विल हैव द वैल्यू ऑफ टेंजेंट लेंथ। यहाँ पर टेंजेंट लेंथ की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, बाकी हमारे पास बचा है कि वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंट।
ठीक है, हाउ वी विल फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंट एक्चुअली, सो लेट मी एक्सप्लेन यू 1 मिनट। इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अच्छा, पॉइंट ऑफ टेंजेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके पास पॉइंट ऑफ, हमारे पास वैल्यू किस चीज़ की गिवन है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू किस चीज़ की गिवन है। हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज़ गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, ठीक है। इस पॉइंट की हमारे पास वैल्यू गिवन है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास गिवन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है? पॉइंट ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंट को फाइंड करने के लिए हमें लाजमी पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कर्व की वैल्यू चाहिए, इस पॉइंट की वैल्यू चाहिए। पहले हम पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कर्व की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद बाय इनकॉर्पोरेटिंग दी दिस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ कर्व वी विल फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन है, यहाँ से हमें पहुंचना है पॉइंट ऑफ कर्वेचर तक। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस टेंजेंट लेंथ को, इस पर्टिकुलर लेंथ को माइनस करेंगे तो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे, इस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच जाएंगे। कैसे? पी सी विल बी इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऊपर वाला, और उससे जो अगर टेंजेंट लेंथ माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, यहाँ तक हम इजीली पहुंच जाएंगे, ठीक है। कोई भी वैल्यू आ जाए यहाँ पर पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कर्व की, फाइंड करना है टेंजेंट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें इस पर्टिकुलर पीसी से हमें यहाँ पॉइंट ऑफ टेंजेंट तक पहुँचना है। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कर्व पीसी की वैल्यू में अगर ये पर्टिकुलर लेंथ ऑफ कर्व की डिस्टेंस हम ऐड कर दें तो हम आसानी यहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंट तक पहुँच सकते हैं। तो दैट विल बी पॉइंट ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कर्व की वैल्यू प्लस लेंथ ऑफ कर्व की वैल्यू। तो यहाँ हम इजीली हम पॉइंट ऑफ टेंजेंट, स्टेशनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कर्व तक आएंगे और पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कर्व से पॉइंट ऑफ टेंजेंट तक आएंगे। यहाँ पर सेम चीज़ें गिवन है, पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कर्व इज इक्वल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस टेंजेंट लेंथ। यहाँ पर इसने फाइंड किया पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कर्व, एंड इन नेक्स्ट स्लाइड इट इज फाइंडिंग the point of tangent which is stationary at point of tangent is equal point of commencement of curve plus the length of curve ऐड कर रहा है। सो इस दोनों को ऐड करेगा दैट विल बी, एंड दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ टेंजेंट। इस तरीके से हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम पॉइंट ऑफ टेंजेंट तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और एग्जांपल है, बाकी जो सेटबैक डिस्टेंस है ये हम नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल है, यू हैव टू do by yourself the horizontal curve designed with a 15 feet radius r आपके पास यहाँ पर given है, the tangent length the t आपके पास यहाँ पर given है tangent length t, and the point of tangent at station is 20। so आपके पास point of tangent यहाँ पर given है, what you have to find the point of intersection and point of commencement of curve, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ टेंजेंट से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक आओगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कर्व तक आओगे। लेकिन यहाँ पर ये पर्टिकुलर कर्व कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो जाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ये पॉइंट हो जाता है पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कर्व, और ये पॉइंट आ जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपके पास वैल्यू किस चीज़ की गिवन है? आपके पास वैल्यू गिवन है पॉइंट ऑफ टेंजेंट की, इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आओगे, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कर्व तक आओगे। तो आपके पास लाजमी लेंथ ऑफ कर्व होना चाहिए। लेंथ ऑफ कर्व आपके पास मेरे ख्याल में गिवन नहीं है, रेडियस ऑफ कर्व आपके पास गिवन है और दी टेंजेंट लेंथ आपको गिवन है। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ ऑफ कर्व मेरे ख्याल में यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा है, ये 100 डेल्टा बाई डी से आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा है, 780 फीट लेंथ ऑफ कर्व आ रहा है। तो लेंथ ऑफ कर्व आपको कैलकुलेट हो गया, उसके बाद आप इजीली पीसी और पीआई कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? आपके पास इस चीज़ की वैल्यू गिवन है, पीटी की वैल्यू किसी तक पहुंचना है तो क्या करोगे, आप इस लेंथ ऑफ कर्व को पीटी से माइनस करोगे तो आप पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कर्व तक आ जाओगे, जैसे यहाँ पर कर रहा है पीसी इज इक्वल पीटी माइनस द लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है। अब आपके पास पीसी की वैल्यू आ गई। अब आप कैलकुलेट करोगे द वैल्यू ऑफ पी आई। अब आपके पास पीसी की वैल्यू है और पी आई तक आपको जाना है, तो क्या करोगे, पीसी से सिंपली ये जो टेंजेंट लेंथ है, ये पर्टिकुलर लेंथ टेंजेंट लेंथ, इसको आप ऐड करोगे तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक पहुंच जाओगे, जैसे यहाँ पर कर रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी इक्वल टू पीसी प्लस टेंजेंट लेंथ, ठीक है। अच्छा, वी कैन नॉट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय सब्ट्रैक्टिंग टेंजेंट लेंथ फ्रॉम पीटी। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा, वो सोच रहा होगा कि भाई यहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, और ये टेंजेंट लेंथ है, यहाँ पर भी टेंजेंट लेंथ है, उस तरफ भी टेंजेंट लेंथ है,
पॉइंट ऑफ टेंजेंट से हम माइनस कर दें टेंजेंट लेंथ को, डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए, इंटरसेक्शन तक पहुंच जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते बिकॉज वी हैव एनी हाउ वी हैव इनकॉर्पोरेट द लेंथ ऑफ कर्व। इस लेंथ ऑफ कर्व को इनकॉर्पोरेट करके फिर पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कर्व तक आना है, उसके बाद वापस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक जाना है। लेंथ ऑफ कर्व को हमें लाजमी इनकॉर्पोरेट करना होता है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने, प्रीवियस जो प्रॉब्लम था उसमें भी हमने देखे कैसे आए थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट तक आए थे, फिर लेंथ ऑफ कर्व को इनकॉर्पोरेट किया था और उसके बाद पॉइंट ऑफ टेंजेंट तक आए थे। ठीक है ना, लेंथ ऑफ कर्व को हमें लाजमी इनकॉर्पोरेट करना होता है। सो दैट इज द एग्जांपल नंबर 4 नहीं, दैट इज सिंपल एग्जांपल। सो एंड ऑफ लेक्चर। सो इस लेक्चर में आपने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, व्हाट इज एक्चुअली हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट and the types of horizontal curves. Then you have studied about the circular curves, different types of circular curves, and yeah, then the design of circular curve, necessity of circular curve actually, then the design of circular curve, different formulas related to circular curve, and a figure of circular curve showing these all formulas, these are parameters. Then we have solved two examples related to the design of circular curves, which ये भी वही एग्जाम्पल हैं जो ऑलरेडी आप लोगों ने 7.2 में मेरे ख्याल में पढ़े होंगे। Okay, the next slide or the next topic is related to setback distance or side distance, which inshallah we will cover in next lecture.